दोस्तों सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा कि पिछले काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बन पा रही थी, क्योंकि उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा खुद का भी स्टडी करनी होती है, तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पाता। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी आपके लिए टाइम निकाल के मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हमने जो है इससे पहले जो वीडियो लेक्चर किए उसके अंदर हमने नॉर्थ अमेरिका की कंप्लीट मैपिंग कर रखी है। ठीक है दोस्तों, उसमें हमने जो है नॉर्थ अमेरिका की कंप्लीट मैपिंग कर रखी है। उन आप जो भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर फिज़िकल, वो नॉर्थ अमेरिका की कंप्लीट मैपिंग आप जो उन वीडियो में वहाँ से देख सकते हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका वहाँ से कोई भी सवाल किसी भी पीसीएस यूपीएससी के एग्ज़ाम में कोई भी वहाँ से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो एक बार आप जाएँ प्लीज़ और ज़रूर देखें वहाँ पर जाके। ठीक है, आज के बारे में हम जो बात करेंगे, आज के बारे में मैं आज लेता हूँ साउथ अमेरिका के लिए, और इस जो है वीडियो लेक्चर में हम साउथ अमेरिका को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो भी उसकी पॉलिटिकल किस तरीके से उसमें विशेषताएं हैं, और जो भी फिज़िकल उसकी जो भी क्या बोलते हैं विशेषताएं, उन दोनों तरीके से हम जो है इसको देख लेंगे, और कंप्लीट मैपिंग हम इसकी साउथ अमेरिका की आज देख लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी छूटेगा नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल रूप में किस तरीके से जो है साउथ अमेरिका बटा हुआ है, और कौन कौन से उसके अंदर कंट्री हैं, और क्या क्या एग्जिस्ट करता है उसके आसपास, और उसकी लोकेशन कहाँ पर है। इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। आपको जो है लेफ़्ट साइड में स्क्रीन पर साउथ अमेरिका का मैप दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस मैप के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटिकल जो विशेषताएं हैं, पॉलिटिकल रूप में किस तरीके से जो है अमेरिका स्पेसिफाइड है, उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने पेन ले रखा है ब्लैक। अब मैं जहाँ जहाँ आपको पेंसिल से मार्क करूँगा वहाँ आपको समझते जाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अमेरिका का मैप दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस मैप के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसकी हम स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो साउथ अमेरिका है वो मोस्टली आपको यहाँ पर देखिए, जहाँ मैं पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए ब्लैक पेन से ये जो लाइन जा रही है यहाँ से, ठीक है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, यानी कि इक्वेटर निकल रहा है। और ये देखें इक्वेटर लगभग कहाँ से जा रहा है, ये मतलब जो साउथ अमेरिका है उसके लगभग नॉर्थ से जा रहा है। यानी कि इस जो साउथ अमेरिका है इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट, यानी कि कहाँ पर लोकेटेड है इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट, वो है सदर्न हेमीस्फीयर में, यानी दक्षिणी गोलार्ध में इसका जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, लोकेटेड है। ठीक है, तो ये इसकी स्थिति है कि मतलब जो मैक्सिमम रूप में दक्षिणी गोलार्ध में जो है साउथ अमेरिका लोकेटेड है। इसके बाद में हम इसके कुछ कंट्रीज़ वगैरह देख लेते हैं। तो एक तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी यहाँ से। ठीक है, जो मैंने इक्वेटर बता दिया। इक्वेटर के बाद में आप यहाँ भी देख रहे हैं मकर रेखा भी यहाँ से निकलती है, आपको ये देखिए नीचे से, यहाँ से जहाँ मैं ब्लैक पेंसिल कर रहा हूँ, ये यहाँ से लगभग हाफ इसके मतलब आधा 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 भाग बांट देती है दोनों में, मतलब आधा नॉर्थ में और आधा साउथ में। मकर रेखा भी इसको लगभग 2 भागों में बांट देगी। तो यहाँ पर ये मकर रेखा है जहाँ से मैं ब्लैक पेन मैंने किया है। ठीक, ये मकर रेखा हो गई। इसके बाद में हम इसमें देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से यहाँ पर इसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं। आप ये सबसे पहले देखिए, जो बड़ा सा येलो कलर का जो दिख रहा होगा आपको, ये पूरा एरिया मैप में, ये जो एरिया आपको दिख रहा है पूरा बड़ा सा, ये पूरा ये पूरा का पूरा, ये क्या है, ये ब्राज़ील है। ठीक, ये क्या है, ब्राज़ील है दोस्तों। तो एक ये ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक, ये सबसे बड़ा कंट्री है। इसके बाद में ये हो गया, इसकी लोकेशन क्लियर हो गई। ब्राज़ील के बाद में आप देखिए एक आपको बड़ा कंट्री सबसे नीचे आइए, नीचे यहाँ पर यहाँ पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ, ये दिख रहा होगा आपको अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना, ये पूरा अर्जेंटीना वाला एरिया है। ठीक है, अर्जेंटीना के अलावा ये लेफ़्ट साइड में यहाँ पर आप देखें पश्चिम में, ये पतली सी पट्टी जो दिख रही है इस कलर में जहाँ पेंसिल कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया जो है चिली का है। ठीक है, ये चिली है यहाँ पर, ये वाला एरिया। इसके अलावा एक मिनट पेंसिल से मिटा देते हैं। इसके अलावा ये वाला एरिया देखिए आप ऑरेंज कलर में, ये समुद्र से यहाँ पे ब्लैक पेंसिल कर रहा हूँ, ये उरुग्वे है। ठीक है, ये उरुग्वे है। उरुग्वे के ऊपर ये पर्पल कलर से बैगनी कलर में ये पराग्वे है। पराग्वे के ऊपर बोलीविया आ गया, ये यहाँ पर। बोलीविया के बाद में ये इसके ऊपर और पश्चिम में, यानी कि उत्तर पश्चिम में ये पेरू वाला रीजन है। पेरू के ऊपर छोटा सा इक्वाडोर है जहाँ से इक्वेटर होके निकलती है। ठीक,
ये देखें इक्वाडोर के ऊपर ये कोलंबिया, और कोलंबिया के इधर देखिए साइड से लगभग उत्तर पूर्व में ये वेनेजुएला, वेनेजुएला के बराबर से ये गयाना, और गयाना के बाद सूरीनाम, और सूरीनाम के बाद कौन सा है, फ्रेंच गयाना। तो लगभग ये यहाँ पर मोस्ट जो इसके कंट्री हैं, ये सारे के सारे मैंने कंट्री आपको बता दी, ये इतने इसके अंदर देश हैं। ठीक है, एक बार इसको मैं रफ कर देता हूँ पेंसिल से। तो ये है लगभग कितने कंट्री हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एक ब्राज़ील, 1, 2 अर्जेंटीना, चिली 3, उरुग्वे 4, पराग्वे 5, बोलीविया 6, पेरू 7, इक्वाडोर 8, कोलंबिया 9, वेनेजुएला 10, गयाना 11, और सूरीनाम 12, और ये फ्रेंच गयाना ये 13। तो लगभग 13 कंट्री यहाँ पर साउथ अमेरिका में, जो 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी स्थिति आपने देख ली होगी फिजिकल रूप में कि कहाँ कहाँ पर ये लोकेटेड है। इसके बाद में इसके आसपास देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर मतलब क्या क्या है, इसके आसपास कौन कौन से सागर महासागर हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसके मतलब ईस्ट में ये पूरा जो एरिया दिख रहा होगा, ये बॉर्डर वाला एरिया जहाँ मैं पेंसिल कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा ये कौन सा एरिया है, ये है अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये कौन सा एरिया है, अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर है। हम इसको साउथ अटलांटिक महासागर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये इक्वेटर जा रही है यहाँ से, तो इक्वेटर के जो साउथ में है तो वो साउथ अटलांटिक महासागर है, और इक्वेटर के जो नॉर्थ में है वो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर। तो ये इस तरीके से ये पूरा जो एरिया है वो किसका है, अटलांटिक महासागर का है। ठीक, इसके वेस्ट में आप देखें, वेस्ट में ये पैसिफिक ओशियन आ गया, प्रशांत महासागर। साउथ अमेरिका के वेस्ट में क्या है, प्रशांत महासागर हो गया। ठीक है, ये प्रशांत महासागर आ गया ये पूरा। चलिए ये वाला, ये भी साउथ पैसिफिक ओशियन हम इसको लिख रहे हैं, पैसिफिक ओशियन भी लिख सकते हैं। साउथ किस वजह से, क्योंकि इक्वेटर के साउथ में। यहाँ पर आप देखें इसके नॉर्थ में, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में ये वाला जो एरिया मिलेगा जहाँ मैं पेंसिल कर रहा हूँ, ये आपको मिलेगा कैरिबियन सागर का। ठीक है, किसका, कैरिबियन सागर का। रेड पेंसिल ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा दिखाई दे, ये कैरिबियन सागर मिल जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट। ये वाला जो एरिया है जहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये कैरिबियन सागर का एरिया है। ठीक है, कैरिबियन सागर ऊपर कैरिबियन सागर। तो इसके जो भी मतलब वाटर बॉडीज़ थी जो भी इसके आसपास, उनके बारे में हमने सब डिस्कस कर लिया। ठीक, वाटर बॉडीज़ के बारे में डिस्कस हो गया, यहाँ पे जो भी कंट्री थे उनके बारे में डिस्कस हो गया। मैंने आपको यहाँ से इक्वेटर निकल रही है, ये 0 डिग्री इक्वेटर, इसके मतलब लगभग नॉर्थ साइड से ये आपको बता दिया, जो यहाँ से इक्वेटर जा रही है, रेड पेन देख रही है आप। इसके बाद में मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा भी बता दी, जो लगभग इसको 2 भागों में बांट रही है अमेरिका को। तो मकर रेखा भी निकल रही है यहाँ से, ये चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होकर। ठीक है, मकर रेखा जाती है यहाँ से, ये इक्वेटर जाती है। ये बात हो गई। तो लगभग पॉलिटिकल रूप में मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया। और एक चीज़ और देख लें, यहाँ पर ये आप ये नॉर्थ में देखिए, ये जहाँ मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ, ये गोला, ये कौन सा जो है कंट्री है, इसको बोलते हैं पनामा। ठीक है, तो यहीं पर इस पनामा में पनामा नहर भी है, जो हमने आपको नॉर्थ अमेरिका वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने बता रखा है। तो ये इसमें ये पनामा से भी अलग होता है, किससे, मिडिल अमेरिका से। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर। चलिए, तो आपको इसकी स्थिति जो है पॉलिटिकल और फिजिकल रूप में किस तरीके से उपस्थित है वर्ल्ड मैप में, वो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब कुछ इसके बारे में साथ साथ हमने जो है क्या बोलते हैं नोट्स लिख रखा है, उसमें देखते चलेंगे, और नोट्स के साथ साथ हम मैप को भी देखते चलेंगे, और फिर हम साथ साथ बताते चलेंगे कि क्या क्या इसके विशेषताएं आगे हम जो इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि लिख रखा है टारगेट UPPCS प्री 2024, उसी को हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। यहाँ से आपका मैपिंग से कोई भी रिलेटेड सवाल यहाँ से आपका रहना नहीं चाहिए। देख लेते हैं, साउथ अमेरिका है, इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में मैंने आपको बता दिया। अधिकांश विस्तार जो है इसका कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। आप मैंने लेफ़्ट साइड में आपको मैप में दिख रहा होगा, ये आप 1 मिनट लेफ़्ट साइड में आप मैप देखिए, जहाँ से मैं जो है रेड पेंसिल कर रहा हूँ, ये है इक्वेटर। ठीक है, जहाँ रेड पेंसिल जा रही है ये इक्वेटर है। इक्वेटर आप देखिए, इक्वेटर के दक्षिण की ओर यानी कि साउथ में ही ज़्यादा विस्तार है इसका, नॉर्थ अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका का। ठीक है, इक्वेटर के साउथ में, तो वही लिख रखा है कि इसका जो अधिकांश विस्तार है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक,
उसके बाद में क्या है, इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है यानी प्रशांत महासागर है। आप मैप में देखिए, वेस्ट में प्रशांत महासागर है जो हमने बता दिया। ईस्ट में अटलांटिक महासागर है, ये भी हमने आपको भी बता दिया, अटलांटिक महासागर हो गया। नॉर्थ में इसके पनामा नहर है, कैरिबियन सागर प्लस कैरिबियन सागर है जो मैंने आपको बताया था। ये मैप में देखिए लेफ्ट साइड में कैरिबियन सागर और यहाँ पर पनामा नहर, ठीक, जो आपको मैंने अभी आपको जो बड़े मैप में इससे पहले बता चुका हूँ, ठीक। और साउथ में क्या है, साउथ में इसके दक्षिणी महासागर है, ठीक है। नॉर्थ जो साउथ अमेरिका है इसके भी साउथ में क्या आएगा आपको, दक्षिणी महासागर यानी साउथ ओशियन, सदर्न ओशियन जो है आपको मिल जाएगा। तो ये तो इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में बात हो गई। आकार के बारे में बात कर लेते हैं। आकार का मतलब ये कि जो भी हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप हैं, उसमें ये कौन से नंबर पर है, तो ये है चौथे नंबर पर, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर क्या है, पहले नंबर पर एशिया है, फिर आपको सेकंड नंबर पर अफ्रीका मिल जाएगा, फिर थर्ड नंबर पर आपको नॉर्थ अमेरिका, और फोर्थ नंबर पर कौन सा है हमारा, ये साउथ अमेरिका, ठीक है। यानी दक्षिणी अमेरिका जो है आकार की दृष्टि से चौथा, विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखते जाइए। भूमध्य रेखा मैंने बताया इसके नॉर्थ में होकर लगभग भूमध्य रेखा यहाँ से जा रही है। ये आप लेफ़्ट साइड में देखिए मैप में, जहाँ मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ, यहाँ से क्या जा रहा है, ये भूमध्य रेखा जा रही है। ये आपकी क्या है, इक्वेटर है, ठीक, यानी कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इससे कौन कौन से देश हैं, एक तो आपको दिख रहा होगा ये कोने पर ही इक्वाडोर है, ठीक, इक्वाडोर लिख रखा है यहाँ पे नोट्स में। दूसरा है कोलंबिया, नोट्स में कोलंबिया लिख रखा है, तो कोलंबिया कहाँ पर है, ये देखो कोलंबिया, ये वाला एरिया। तो इक्वाडोर, कोलंबिया और उसके बाद में क्या है, ब्राज़ील, यानी कि 3 देशों से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है दक्षिणी अमेरिका की। याद रखेंगे कौन कौन से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इसके बाद में आगे देखो मकर रेखा है। मकर रेखा लगभग 2 भागों में इसको बांटती है। तो नीचे ये वाला जहाँ मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ, ये मकर रेखा हो गई, ठीक है। और ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, ये 4 देशों से होकर गुजरती है। तो इतना याद रखेंगे कि ऊपर भूमध्य रेखा है वो कितने देशों से होकर गुजरती है, 3, और जो मकर रेखा है वो कितने देशों से होकर गुजरती है, 4। तो कौन कौन से इसमें कंट्री हैं, सबसे पहला कंट्री इधर कौन सा है, देखो लेफ्ट साइड में जहाँ से मकर रेखा होकर जा रही है, ये पहला वाला चिली। उसके बाद में कौन सा है, ये अर्जेंटीना, जहाँ से अर्जेंटीना से होकर जा रही है। फिर तीसरा कौन सा है, पराग्वे, देखिए लेफ्ट साइड में मैप में जहाँ से ये लाइन जा रही है, रेड वाली लाइन, ये मकर रेखा वाली पराग्वे से होकर गुजरी। और पराग्वे के बाद में कौन सा है, ब्राज़ील, ये येलो वाला एरिया ब्राज़ील। यानी कि 4 कंट्री हैं जहाँ से मकर रेखा होकर गुजरती है, ठीक। उसके बाद में देख लेते हैं, अभी आपको क्लियर हो गया होगा इतना। इसके बाद में ये देख लेते हैं कि यहाँ के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से द्वीप हैं जो दक्षिणी अमेरिका के मतलब इसके जो है अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। वो कौन कौन से द्वीप इसके आसपास है और जो दक्षिणी अमेरिका में वो द्वीप लगते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन से द्वीप हैं, सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैलापागोस द्वीप समूह, ठीक है। गैलापागोस द्वीप समूह भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि गैलापागोस द्वीप समूह जो है वो कहाँ पर है। तो गैलापागोस द्वीप समूह मैं आपको बता दूँ, आप ये मैप में देखना है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखना आप। जो गैलापागोस द्वीप समूह है इक्वाडोर का क्षेत्र है, ठीक है, इक्वाडोर के कब्जे में। और ये कहाँ पर है, ये इक्वाडोर देख रहे होंगे आप मैप में लेफ्ट साइड में, इस इक्वाडोर के ही पश्चिम में, यहाँ पर जहाँ मैं ये रेड कर रहा हूँ, छोटे छोटे गोले बना रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो है, ये इसे को हम बोलते हैं गैलापागोस, ठीक है, गैलापागोस द्वीप समूह। ये वाला जो एरिया है ये गैलापागोस द्वीप समूह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर ये लोकेटेड है, आप देख रहे हैं, कहाँ क्या है, ये कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में लोकेटेड है गैलापागोस द्वीप समूह, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में। और किसके अधिकार क्षेत्र में, ये इक्वाडोर के अधिकार क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसके लिए। इसके अलावा आप देखिए, इसके अलावा एक चीज़ और अभी दिखाते हैं। इसके अलावा दूसरा द्वीप कौन सा, फॉकलैंड द्वीप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अर्जेंटीना और यूके के बीच में क्या है, डिस्प्यूटेड है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये देखें दक्षिणी अमेरिका का जो अर्जेंटीना वाला एरिया है, और अर्जेंटीना के ये दक्षिण में लगभग ये पूरी भाग में, जहाँ पे मैं पेंसिल कर रहा हूँ, ये देखना, ये छोटा था जहाँ रेड पेंसिल हो रही है, ये वाला एरिया, ये छोटे से द्वीप दिख रहे हैं इसके बीच में, ये फॉकलैंड द्वीप, इसे हम बोलते हैं फॉकलैंड, ठीक है, ये फॉकलैंड द्वीप है। तो ये फॉकलैंड द्वीप हो गया, कहाँ पर है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, और ये आ जाएगा किस में, अटलांटिक महासागर में, ठीक है, अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड द्वीप। इसके अलावा एक और है, वो भी इम्पोर्टेंट है, टिएरा डेल फ्यूगो, ठीक है।
ये दरअसल द्वीप नहीं है, ये कटा हुआ भाग है किसका, दक्षिणी अमेरिका का। और कहाँ पर लोकेटेड है एक बार देख लेना। ये देखो मैं दक्षिण अमेरिका का मैप मैंने बड़ा कर दिया, अर्जेंटीना और चिली वाला एरिया। इसमें आप देखो जहाँ मैं पेंसिल कर रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ अभी। ये आप देख रहे होंगे जहाँ रेड पेंसिल जा रही है, यहाँ से क्या है, ये साउथ अमेरिका का ये वाला जो पार्ट है ना, दक्षिणी अमेरिका का ये अर्जेंटीना और चिली वाला पार्ट, ये पार्ट जो नीचे का जो पार्ट है ये वाला पूरा ये कटा हुआ है। यानी कि इसके बीच से यहाँ पर क्या है, ये एक जलसंधि है, जलसंधि के द्वारा कटा हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, टिएरा डेल फ्यूगो बोलते हैं। ठीक है, टिएरा डेल फ्यूगो, ये टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है। ठीक है, और ये किससे, मैगलन जलसंधि है। ठीक है, कौन सी, मैगलन, ये देखो ये लिख रहा है मैगलन स्ट्रेट, ये वाली यहाँ पर, ये मैगलन स्ट्रेट क्या करती है, टिएरा डेल फ्यूगो को, जो दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि है ये वाली, इससे अलग करती है और जोड़ेगी किस किस को, प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ये वाला जो द्वीप है ये टिएरा डेल फ्यूगो है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इसके इम्पोर्टेंट पर्वतीय एरिया। चलिए पर्वतीय क्षेत्र देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो सबसे पहले के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा एंडीज पर्वतमाला। तो देखिए दक्षिण अमेरिका का मैप दिख रहा होगा आपको, ये मैप मैंने चेंज कर दिया है और ये जो है फिजिकल मैप है दक्षिण अमेरिका का। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर है, जहाँ मैं रेड पेंसिल करूँ आपको लेफ्ट में वहीं देखना है। ये पूरा यहाँ से हमने लिया, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं पेंसिल को। अब ये आप देखिए, ये यहाँ से ये पूरा, जहाँ से ये रेड पेंसिल आ रही है, ये पूरा एरिया यहाँ तक का। ठीक है, ये पूरी की पूरी इतनी लंबी, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और ये दक्षिणी जो अमेरिका है उसके बेस्ट पार्ट में, प्रशांत महासागर के पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक दक्षिण अमेरिका के ये फैली हुई है यहाँ से। ठीक है, ये है एंडीज पर्वतमाला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर की है। और ये कहाँ पर है, ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। आप राइट साइड में देखिए एंडीज पर्वतमाला, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, और कहाँ पर है, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। आप लेफ्ट साइड में मैप में देखें, ये वाला एरिया मैंने आपको पॉलिटिकल मैप में बता चुका हूँ। ये वाला एरिया अर्जेंटीना का, और ये जो पतली पट्टी जो है यहाँ पर, ये चिली का एरिया है। तो यहाँ पर आप देखो, ठीक है, यहाँ पर जहाँ अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर ये वाला जहाँ मैं गोला कर रहा हूँ, ये चोटी। ठीक है, ये है माउंट एकांकागुआ, बड़ा कर दिया मैंने, अब आप देख रहे होंगे इसको। देखिए ये लिख रहा है माउंट एकांकागुआ। ये जो है माउंट एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, और जो मैंने बताया कि एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी है ओजोस डेल सेलेडो। ये भी क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत ही है दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, ओजोस डेल सेलेडो, ये कहाँ पर है भाई, कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये क्या है, ओजोस डेल सेलेडो जो है वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन, यानी कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। और ये कहाँ पर है, ये भी यहीं पर मिलेगा आपको। कहाँ पर, ये अर्जेंटीना और चिली वाले एरिया में मिलेगा। इसमें शायद दे नहीं रखा है ओजोस डेल सेलेडो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप यहाँ पर देखो आप, जो एकांकागुआ है इसी के ऊपर लगभग यहाँ पर इस जगह पर, ये जो मैं गोला कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है ये ओजोस डेल सेलेडो ज्वालामुखी पर्वत है यहाँ पर ही। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सेलेडो, इस वाले एरिया में जहाँ गोला कर रखा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओजोस डेल सेलेडो अर्जेंटीना में है, ये इसको याद रखेंगे। और ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है विश्व का, ओजोस डेल सेलेडो। चलिए आगे देख लेते हैं अब। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, आगे देख लेते हैं। आगे अब क्या है, प्रमुख पठार के बारे में बात कर लेता हूँ मैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट पठार हैं। तो सबसे पहला क्या है, बोलीविया का पठार। अब हमने पर्वत देख लिए, पठार देख रहे हैं, तो बोलीविया का पठार है। ठीक, बोलीविया का पठार कहाँ पर है,
आप ये देखिए, मैंने मैप इसको दक्षिण अमेरिका को मैं बड़ा कर देता हूँ। ये है जो बोलीविया वाला एरिया यहीं पर था, ये वाला एरिया बोलीविया का था लगभग, ये यहाँ पर। तो यहीं पर क्या है, ये बोलीविया का पठार, ठीक है, बोलीविया का पठार। और क्या इसकी विशेषता है कि ये टिन के भंडार के लिए वर्ल्ड फेमस है, यानी कि टिन के भंडार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है इसका। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बोलीविया का पठार किसके लिए फेमस है, तो हम बता देंगे उसके टिन के भंडार के लिए। और इस बोलीविया के पठार पर भी एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बोलीविया के पठार पर विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, ये जो बोलीविया का पठार है, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी, टिटिकाका, कौन सी, टिटिकाका, वो इस बोलीविया के पठार पर ही स्थित है। ये देखो जहाँ मैं ये बड़े वाले गोले के अंदर छोटा गोला जहाँ पे कर रहा हूँ, ये जो झील है ये है झील टिटिकाका। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट नौगम्य झील है, ठीक, वर्ल्ड की हाईएस्ट नौगम्य झील है टिटिकाका। और ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, ठीक, पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। और ये जो टिटिकाका झील है, इसी के किनारे पर, इस टिटिकाका झील के किनारे पर, इस झील के किनारे पर बोलीविया की राजधानी है लापाज, ठीक है, बोलीविया की राजधानी है, ये आप राइट में देखिए मैंने लिख रखा है लापाज, बोलीविया की राजधानी। इस टिटिकाका झील के किनारे बोलीविया की राजधानी लापाज स्थित है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, ठीक है, बोलीविया के पठार के बारे में और टिटिकाका झील के बारे में। तो इसको जो है आप वीडियो पॉज करके और मतलब रिवर्स करके भी जो है दोबारा से देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद में हम देख लेते हैं माटो ग्रासो पठार, दूसरा जो है माटो ग्रासो। तो माटो ग्रासो पठार आपको कहाँ मिलेगा, ये आप देखिए, इसको मिटा देते हैं, ये है माटो ग्रासो पठार, ब्राज़ील वाले एरिया में, ठीक है, लगभग बोलीविया, मतलब कुछ एरिया इसमें पश्चिम में बोलीविया का लगेगा, लेकिन मैक्सिमम एरिया जो आएगा इसमें ब्राज़ील का एरिया आएगा। ये जो एरिया है ये लिख रहा है माटो ग्रासो का पठार, ये माटो ग्रासो पठार है बोलीविया और ब्राज़ील में, ठीक, ये पठार हो गया। इसके बाद देख लेते हैं फिर गयाना का पठार है तीसरा, इसको भी मिटा देता हूँ। अभी मैंने आपको मैप में, पॉलिटिकल मैप था, आपको अंदाज़ा होगा गयाना कहाँ बताया था, आप देखिए लगभग इस जगह पर बताया था, ये गयाना है। तो यहीं पर है गयाना का पठार भी है। गयाना का पठार कहाँ पर आ जाएगा, तो गयाना का पठार जो गयाना वाला रीजन है, तो ये यहीं पर गयाना का पठार भी हो जाएगा, ठीक है। देखो गयाना हाईलैंड ये लिख रखा है, गयाना हाईलैंड, मैंने गयाना उच्च भूमि, तो यही गयाना का पठार है, ठीक, ये गयाना का पठार है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ये गयाना का पठार, ठीक। और यहाँ पर जो है इस गयाना के पठार पर ही एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात, इस गयाना के पठार पर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जलप्रपात है, और वो सबसे ऊंचा भी है, एंजल जलप्रपात, ठीक, एंजल जलप्रपात इस गयाना के पठार में ही स्थित है। और जो एंजल जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है बेटा, ये है चुरुन नदी पर, ठीक है। और चुरुन किसकी सहायक नदी है, कैरोनी की, कैरोनी की सहायक कौन है, चुरुन। और कैरोनी किसकी सहायक नदी है, ओरिनको नदी की सहायक नदी, यानी ओरिनोको की सहायक नदी कैरोनी और कैरोनी की सहायक नदी चुरुन नदी। तो चुरुन नदी पर क्या है, एंजल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में जो है गयाना के पठार पर स्थित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जो है याद रखेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट नदी है, इसको जरूर याद रखना, किस नदी पर है, चुरुन नदी पर। इसके अलावा फिर देखिए आप पैटागोनिया का पठार, अब पैटागोनिया का पठार आपको दिखाता हूँ मैं, ये मैंने मैप बड़ा कर दिया, आप मैप में देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड में ये लिख रहा है पैटागोनिया, ठीक है, ये पैटागोनिया का पठार है यहाँ पर इसी रीजन में, ये वाला, ये पैटागोनिया का पठार है, ठीक है, लगभग अर्जेंटीना वाला एरिया आ जाएगा इसमें पैटागोनिया के पठार में, ठीक है, डेजर्ट एरिया है अर्जेंटीना का, ये लिख रखा है राइट साइड में, यानी कि मरुस्थलीय एरिया है अर्जेंटीना का। और शीतोष्ण कटिबंधीय पठार है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, मतलब उष्ण कटिबंधीय नहीं है, थोड़ा मतलब यहाँ पे आर्द्रता वगैरह रहती है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, घास वगैरह है, तो उससे चराई भूमि जो है यहाँ पे उत्पन्न हो गई है, मतलब चराई भूमि यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये पैटागोनिया का पठार हो गया। इसके बाद में एक ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, ठीक है, फिर आता है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, ब्राज़ील का पठार, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, इसके बारे में भी देख लेते हैं अभी। ये देखिए आप, ये ब्राज़ील के ईस्ट में देखो आप, ये जहाँ मैं पेंसिल कर रहा हूँ,
ये लिख रहा है ब्राज़ीलियन हाईलैंड, यही ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, इसी को हम ब्राज़ील का पठार बोलते हैं। ठीक है, ये ब्राज़ील में स्थित है पूरी तरीके से, और ये इम्पोर्टेंट है लौह अयस्क के भंडार के लिए, ये याद रखेंगे। ब्राज़ील का पठार लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इससे पहले मैंने यहाँ पर बोलीविया का पठार बताया था, वो टिन के भंडार के लिए फेमस है। ऊपर गयाना का पठार बताया, इस पर एंजल जलप्रपात है, और नीचे पैटागोनिया का पठार बता दिया था। ठीक है, और बीच में माटो ग्रासो का पठार बता दिया था यहाँ पर। ये पठार क्लियर हो गए। तो अभी कौन सा बताया, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है ब्राज़ील पठार, जो लौह अयस्क के भंडार के लिए फेमस है, और कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि ब्राज़ील जो है विश्व में नंबर 1 है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए। तो जो ब्राज़ील का पठार है वहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन भी जो है ठीक ठाक मात्रा में मतलब होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ मरुस्थलों की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर डेजर्ट एरिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अटाकामा मरुस्थल की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कहाँ पर है अटाकामा मरुस्थल, तो दक्षिणी अमेरिका में है। और ये कहाँ पर है, नॉर्थ चिली और साउथ पेरू वाले रीजन में। ये वाला एरिया जो है, ये यहाँ से मैं पेंसिल कर रहा हूँ, ये नीचे का ये पूरा चिली वाला एरिया है यहाँ तक ऊपर तक, और यहाँ पर जो आ जाता है ये वाला एरिया, ये पेरू का एरिया है। तो ये अटाकामा मरुस्थल है जहाँ गोल अंडा हो रहा है। ठीक है, ये पूरा अटाकामा मरुस्थल है। अब हम आपको दिखा देते हैं कहाँ पे लिख रहा है अटाकामा मरुस्थल, आपको समझ में आ गया होगा। ये लिख रहा है अटाकामा मरुस्थल, ये अटाकामा लिख रहा है, ये अटाकामा डेजर्ट है। कहाँ पर, चिली और पेरू वाले रीजन में, यानी नॉर्थ चिली और दक्षिणी साउथ पेरू में। ठीक है, नॉर्थ चिली और साउथ पेरू में अटाकामा मरुस्थल है। और किसके लिए फेमस है ये अटाकामा मरुस्थल, नाइट्रेट के भंडार के लिए फेमस है। ठीक, प्रसिद्ध है नाइट्रेट के भंडार के लिए। इसके बाद है पैटागोनिया का मरुस्थल, जहाँ पैटागोनिया का पठार बताया उसी को हम पैटागोनिया का मरुस्थल बोलते हैं। ये अर्जेंटीना वाले एरिया में, साउथ में। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुभूमि है, ये मैंने आपको बता दिया है, और एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अब मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है घास है, और उससे चराई भूमि जो है क्या बोलते हैं उत्पन्न हुई है, ये हमने आपको बता दिया। तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर देखते हैं ज्वालामुखी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ज्वालामुखी एक है कोटोपैक्सी, एक है चिम्बाराजो। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो उसमें कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो दोनों इक्वाडोर वाले एरिया में मिलेंगे आपको। ये देखिए आप मैप में लेफ्ट साइड में जहाँ मैं गोल अंडा कर रहा हूँ, ये तो है कोटोपैक्सी। ठीक है, ज्वालामुखी है ये, और इसी के नीचे साउथ में ये है चिम्बाराजो। और ये दोनों के दोनों किस वाले रीजन में है, इक्वाडोर के रीजन में, यानी इक्वाडोर के अंतर्गत आते हैं दोनों के दोनों ज्वालामुखी। ठीक है, कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद क्या है भाई, कुछ वनस्पतियाँ हैं, प्रमुख वनस्पतियों के बारे में देख लेते हैं। तो वनस्पतियाँ जो होती हैं भाई, वो भी उष्णकटिबंधीय, क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिका है आप देख रहे हैं, ये यहाँ से होकर इसके इक्वेटर गुजर रहा है, इस वाले एरिया से होकर, यहाँ से इक्वाडोर से हो, सॉरी ठीक से लाइन खींच देता हूँ, लगभग यहाँ से होके इक्वेटर गुजर रहा है 0 डिग्री सी, और यहाँ से होके मतलब जो मकर रेखा गुजर रही है। तो इक्वेटर के पास वाला एरिया जो होगा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और जो मकर रेखा है उसके नीचे का और मकर रेखा के आसपास का और उसके मकर रेखा से नीचे का एरिया जो होगा ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो ये भी मतलब जो दक्षिणी अमेरिका है, इसमें उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसमें जो है आते हैं। तो यहाँ पर जो वनस्पतियाँ होंगी वो भी इसी तरीके से इसमें क्या होंगी, डिवाइड होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम इनको डिवाइड करेंगे वनस्पतियों को। सबसे पहले हम देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय वनस्पति। उष्णकटिबंधीय वनस्पति जिसको हम बोलते हैं सेलवास। तो उष्णकटिबंधीय वनस्पति कहाँ होगी, जहाँ पर इक्वेटर होगा उस वाले रीजन में। ठीक है, यहीं पर इस जगह पर होती है, यहाँ पर इस वाले रीजन की इस पर होती है क्या, सेलवास। 1 मिनट में लिख देता हूँ, ये वाला एरिया जो है जहाँ मैं लिख रहा हूँ ये सेलवास वाला एरिया है पूरा। ठीक है, और इसमें क्या क्या आ जाएगा, पेरू, बोलीविया और ब्राज़ील, ये पूरा एरिया सेलवास का है। ठीक, ये सेलवास यहाँ पर होती है ब्राज़ील वाले एरिया में। उष्णकटिबंधीय वनस्पति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आपको पता ही होगा उष्णकटिबंधीय। फिर उसके बाद में सवाना वनस्पति की बात कर लेते हैं। तो जो सवाना वनस्पति है ये भी उष्णकटिबंधीय है। ये भी कहाँ होगी, अब सवाना कह रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो सवाना 2 तरीके से हम इसको नाम देते हैं। अगर नॉर्थ में, यानी कि जो सवाना वनस्पति है अगर ये नॉर्थ में है, नॉर्थ में कहाँ मतलब यहाँ पर जो वेनेजुएला वाला एरिया है जहाँ मैं गोला कर रहा हूँ, 1 मिनट मिटा देता हूँ। ठीक है, जहाँ मैं गोला कर रहा हूँ ये वाला एरिया है वेनेजुएला का। ठीक है, वेनेजुएला। तो अगर यहाँ पर है, यहाँ पर वनस्पति, तो वेनेजुएला में हम उसको क्या बोलते हैं, लानोस।
ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे ब्राज़ील है, ये वाला एरिया ब्राज़ील है। और अगर यहाँ पर है वो वनस्पति तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैंपोस बोलेंगे, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति अगर जो है वेनेजुएला में तो उसको लानोस बोलते हैं, और ब्राज़ील में तो उसको कैंपोस बोलते हैं। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में शीतोष्ण कटिबंधी वनस्पति के बारे में बात कर लेते हैं। अब भाई शीतोष्ण कटिबंधी कहाँ होगी, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर आपकी मकर रेखा है उसी के आसपास होगी, उसके नीचे वाले एरिया में ही होगी। ये साइड 23.5 डिग्री आप देखें। इसको शीतोष्ण कटिबंधी वनस्पति को हम क्या बोलते हैं, पंपास, ठीक है। क्या बोलते हैं, पंपास। और देखो पंपास कहाँ लिख रहा है, जो इसके जो मकर रेखा है इसके नीचे ये वाला एरिया, ये पंपास का एरिया है। और यहाँ पर क्या बताया था मैंने, उरुग्वे, ठीक है। ये उरुग्वे और ये अर्जेंटीना है। तो उरुग्वे और अर्जेंटीना वाले एरिया में क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, पंपास नाम से बोलते हैं। तो ये देश जो कौन कौन से कंट्री और वहाँ पे कौन कौन सी वो वनस्पति मैं बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है। तो अर्जेंटीना में कौन सी होती है और उरुग्वे में पंपास, और कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय। फिर उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति भी है, ग्रान चाको है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ग्रान चाको ये देखो, जहाँ मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ लेफ्ट में देखना, ये ग्रान चाको है, ठीक है। ये क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि ऊपर ये क्या है, यहाँ पर ये इक्वेटर है, और यहाँ पर लगभग जो है ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो अब इक्वेटर और मकर रेखा के बीच में फिर यहाँ पर ये उपोष्ण एरिया ही हो जाता है, तो ये उपोष्ण में आएगी। आगे बात समझे, तो ग्रान चाको उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति भी दक्षिण अमेरिका में है। इसके बाद में कुछ खनिज संसाधन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कुछ खनिज संसाधन इम्पोर्टेंट, चिली तांबे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। चिली वाला एरिया है, चिली कंट्री है, मैंने कहाँ पे बताया था, ये रेड पेंसिल में कर रहा हूँ, ये पूरा चिली वाला एरिया है, ठीक है। ये पूरा चिली वाला एरिया है। और एक यहाँ पर किसका उत्पादन होता है, तांबे का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तांबे का उत्पादन यहाँ पर होता है। बोलीविया का रीजन ये है जहाँ गोला है, ये टिन के मामले में फेमस है, क्योंकि बोलीविया का पठार भी टिन के उत्पादन के लिए फेमस था। वेनेजुएला में आपको खनिज तेल मतलब पेट्रोलियम, डीजल वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पर ये वेनेजुएला वाला एरिया है, ठीक है। ये वेनेजुएला है, इसको आपको पेट्रोलियम मिल जाएगा, खनिज तेल मिल जाएंगे। ब्राज़ील में मैग्नीज बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, यहाँ पर ब्राज़ील में यहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो ये खनिज संसाधन हो गए। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो वैसे मतलब कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ ही मैंने यहाँ पे लिखी हैं, बाकी सारी नहीं लिखी हैं। जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो एक ही नदी इम्पोर्टेंट है बस यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैंने 2-3 और लिख दी हैं आपके लिए, कि अगर खुदा ना खास्ते पूछ ही लेता है एग्ज़ाम में तो आपको दिक्कत ना हो। जो यहाँ की दक्षिण अमेरिका की जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है अमेजोन नदी, ठीक। मैं मैप को बड़ा कर देता हूँ, यहीं पर आप देख लेना। अमेजोन नदी है, सबसे इम्पोर्टेंट नदी है काफ़ी ये, और कई बार यहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ये देखो आप लेफ्ट में मैंने मैप बड़ा कर रखा है, जहाँ मैं रेड पेंसिल करूँ, ये हमारा एंडीज वाला एरिया ये पूरा, और यहीं से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। तो ये तमाम सारी शाखाएँ, तमाम सारी इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। ये अमेजोन नदी यहीं से एंडीज पर्वत से निकलती हुई इस तरीके से, और ये कहाँ पे जा रही है, ये इधर, ये गयाना के आगे, सूरीनाम के आगे अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। जहाँ मैंने रेड पेंसिल बनाया है ये क्या है, ये पूरी अमेजन नदी है, और इसके ये जो है ऊपर लेफ़्ट साइड से और नीचे से ये राइट साइड से इसके तमाम सारी सहायक नदियाँ भी हैं। लेकिन आपको इन सहायक नदियों के बारे में ध्यान में नहीं रखना है। ये पूरा इसका मतलब ये जो यहाँ से पेंसिल से मैंने ये बनाया है, ये पूरा इसका नदी तंत्र है, अमेजन नदी का नदी तंत्र है ये पूरा, ठीक है। और यहाँ से नदी तंत्र से एक चीज़ याद रखना कि सबसे मतलब आयतन में सबसे बड़ी अगर नदी कोई है तो वो अमेजोन नदी है, ठीक है, आयतन में सबसे बड़ी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इनको भूल जाओ, साइड वाली को, जो इसकी सहायक नदियाँ हैं इनको सबको आप जो भूल जाओ, आप केवल अमेजोन नदी को देखो, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यही है। ये अमेजोन नदी है जो जा रही है यहाँ पर। उद्गम सबसे पहले कहाँ से पता है, एंडीज पर्वत से होता है, पेरू वाले एरिया से, ठीक है, एंडीज पर्वत पेरू वाले एरिया से होता है। मोहाना कहाँ गिरेगी, कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में, पूरब में बता दिया मैंने। विषुवत रेखा विषुवत रेखा को काटते हुए मुहाना बनाएगी अपना, क्योंकि ये इसके मुहाने से विषुवत रेखा होकर गुजरती है, तो विषुवत रेखा को काटता है इसका मुहाना, ठीक है। ये हो गया। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये मैंने आपको बता दिया। जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा समृद्ध है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इस वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पे
पूरा इतने सारे पेड़ पौधे है ना, जानवर वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मतलब ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि सब लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड की कहाँ पे मिलती है, तो वह अमेजोन बेसन में मिलती है। तो इसके बाद में ये हो गया, इसके बारे में इतनी ही बातें महत्वपूर्ण थी। दूसरी नदी देख लेते हैं एक बार। एक पराना नदी है। ये आप देखो, पराना नदी जो है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। मैंने ये बता दी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से निकली है पराना नदी इस तरीके से, और ये आके यहाँ पे अटलांटिक महासागर में रियो डी ला प्लाटा में अपने क्या बोलती है, मुहाना बनाती है। ये आ रही है ना, दोबारा से देख लो, ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकल के ये इस तरीके से ये, और ये यहाँ पर आके अपना मुहाना बनाती है। ये पराना नदी है, मुहाना अटलांटिक महासागर में, और इस पर कौन सा बांध है, ये तेपू बांध है। बस इसके बारे में ये हो गया। फिर एक और देख लो, ओरिनोको नदी है। ये आपको कोलंबिया वाले रीजन में मिल जाएगी, नॉर्थ में देखें आप। ओरिनोको नदी नॉर्थ में देखो, ये है, ये जहाँ मैं पेंसिल चला रहा हूँ, ठीक है। ये ओरिनोको नदी है, अटलांटिक महासागर में ही अपने क्या बनाती है, मुहाना बनाती है, ठीक है। एंडीज पर्वत से ही निकलेगी, यहाँ से निकल रही है तो। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, कैरोनी नदी, जिसकी, और कैरोनी नदी जिसकी सहायक नदी कौन सी थी, चुरुन, और जिस पर मैंने क्या बताया था, एंजिल जलप्रपात ठीक है। चुरुन नदी पर क्या बताया था, एंजिल जलप्रपात, तो वो इसी की ओरिनोको की सहायक नदी है। इसके बाद में एक और देख लेना चाहे तो ये वाली मैग्डलेना, ठीक है। ये देख लेना मैग्डलेना, एंडीज पर्वत से उद्गम होता है और कैरिबियन सागर में गिर जाएगी, यहाँ से होके जाएगी लगभग नॉर्थ में, देखो ये जा रही है, ये ऊपर कैरिबियन सागर में गिर जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये मैग्डलेना नदी है यहाँ पर। बस नदियाँ सारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में कुछ एक आध दो जल संधि वगैरह भी देख लो, इम्पोर्टेंट जो है, जल्दी से देखो। एक ही जल संधि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, मैगलन जल संधि, जो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता भी चुका था। ये यहाँ से देखो आप, लेफ़्ट साइड में मैप में देखो, ये मैंने बताई थी आपको, यहाँ पर अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में, यहाँ से ये वाटर एरिया है, इसके द्वारा ये जो टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है, ये अलग होता है। तो ये जो वाटर एरिया है, इस वाटर एरिया के द्वारा अलग होता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, मैगलन जल संधि बोलते हैं। मैगलन स्ट्रेट ये लिख रहा है ना, मैगलन स्ट्रेट, तो यही क्या है, मैगलन जल संधि है, ठीक है। मैगलन जल संधि, और ये क्या करती है, साउथ अमेरिका को जो दक्षिणी अमेरिका है, ये इसके साउथ पार्ट से अलग करती है। साउथ पार्ट कौन सा, टिएरा डेल फ्यूगो, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है टिएरा डेल फ्यूगो, ये जहाँ टी लिखा है, ये टिएरा डेल फ्यूगो। आगे बात समझ में। इसके बारे में एक आध दो मिसलिनियस फैक्ट देख लेते हैं साथ में, दक्षिणी अमेरिका के। एक, इसको पक्षियों का महाद्वीप बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, एक ये भी पूछ लेता है जो फैक्ट है, यहाँ पर दो लैंड लॉक्ड कंट्री है, मैंने आपको बता चुका हूँ लैंड लॉक्ड कंट्री कौन से होते हैं, जो चारों तरफ से लैंड से घिरे हों। तो एक बोलीविया और एक पराग्वे, ठीक है। बोलीविया और पराग्वे दो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, केवल दो ही लैंड लॉक्ड कंट्री है, बोलीविया और पराग्वे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से हमने आपको दक्षिणी अमेरिका के बारे में कंप्लीट फिजिकल और पॉलिटिकल जानकारी हमने आपको दे दी है। कोई भी सवाल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। और आपके लिए ये जो वीडियो लेक्चर है आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बस इसी के साथ आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आपसे एक और गुजारिश करूँगा कि आप कृपया करके जो नॉर्थ अमेरिका हमने कराया था उसके आप सारे वीडियो देख लें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो हमारी सीरीज़ ये चल रही है, इसको आप जैसे जैसे वीडियो पढ़ते चले जाएं, आप उनको देखते रहें, आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल के लिए, ठीक है। बस बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।